नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए शुरू करें आज की स्ट्रेट टॉक। तो क्या रुक जाएगा यूक्रेन युद्ध, क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत ही अहम फैसले में यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और कहा यह जा रहा है, जो अमेरिकी पक्ष का दावा है कि इसके जरिए वो शांति की जो संभावनाएं हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के पास ये मौका है कि यूक्रेन का जो युद्ध है इसको स्थायी तरीके से, यानी कि परमानेंट समाधान एक मिल जाए इस युद्ध का। इसी की ये कोशिश है। अमेरिकी सैन्य मदद यूक्रेन को रोक दी गई है, यानी कि जो भी हथियार भेजे जा रहे थे, जो भी मदद भेजी जा रही थी, अब यूक्रेन को नहीं भेजी जाएगी। कुछ सवाल हमारे स्ट्रेट टॉक में भी हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने इन सवालों को रखा जाए। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को समझने की कोशिश को शुरू करें। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद रोक दी है, शांति की संभावना तलाशने का हवाला दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। क्या ये वाकई शांति की संभावनाएं बढ़ा देगा, या फिर ये यूरोप के दम पर यूक्रेन लगातार रूस को टक्कर दे पाएगा? और एक सवाल यह भी है कि क्या जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर लाना चाहते हैं? खास करके ओवल ऑफिस, राष्ट्रपति कार्यालय में जिस तरीके से कहा सुनी तीखी नोकझोंक जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में देखने को मिली, उसके बाद से ये जो एक बड़ा फैसला ट्रंप ने किया है, और क्या इसे ये भी समझा जाए कि ये ट्रंप का पुतिन प्रेम भी दर्शाता है? क्या ट्रंप ने फिर से साबित किया है कि वो पुतिन को अपना दुश्मन देश के मुखिया नहीं मानते हैं, बल्कि एक महाशक्ति के तौर पर, आर्थिक शक्ति के तौर पर वो अपना मित्र बनाने की कोशिश करे? पुतिन की तानाशाही से अमेरिका को कितना फायदा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी परिस्थिति में भारत, जो कि यूक्रेन से भी बातचीत करता है, इसका दंभ विदेश मंत्री जयशंकर भी भरते रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी भी भरते रहे हैं। तो क्या भारत इस परिस्थिति में यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की स्थिति में, या फिर शांति के प्रयासों की स्थिति में कोई कोशिश कर सकता है? उसे करनी चाहिए, या फिर चुपचाप सब कुछ तमाशा देखते रहना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में, वो शांति दूत की तरह अब तक मानी जाती रही। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। आइए स्ट्रेट टॉक के मंच पर उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने। एक बहुत बड़ा फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। इस जो तस्वीर मैं अपने दर्शकों के सामने रख रही हूं, जिसमें जेलेंस्की और ट्रंप एक दूसरे से तीखी नोकझोंक, तीखी बहस करते हुए देख रहे थे, सारी दुनिया ने इस आश्चर्यजनक तस्वीरों को देखा। उसके बाद ये पूरी संभावना थी कि कोई बड़ा फैसला जो है यूक्रेन के खिलाफ लिया जा सकता है, और अब ये सैन्य मदद रोके जाने के तौर पर सामने आ चुका है। क्या आप भी इस तीखी नोकझोंक के बाद इसी तरह की संभावना पर आप यही सोच रहे थे कि ये आने वाले वक्त में हो सकता है? नहीं जी, देखिए, जो कुछ तीखी नोकझोंक हुआ है वो बहुत अभूतपूर्व है। और व्हाइट हाउस में दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच दुनिया के सामने जो संदेश गया है, जो कुछ हुआ संदेश गया है, वो उससे दुनिया में आशंकाएं बढ़ी। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप की कूटनीति है, या जो ट्रंप नीति है, वो भी गहरे संदेश दे रही है। सबसे पहले तो आपने कभी देखा नहीं होगा, शायद आप ध्यान कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर बड़ी नजर होती है आपकी, कि किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को बुलाकर राजनीतिक पार्टी जो कि दरवाजे के भीतर होती है, तो आप उसका सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसको टीवी पर लाइव कर रहे हैं। आपने रिपब्लिकन्स को वहां पर दिखाकर रखा है, रिपब्लिकन्स आसपास है, लेकिन दूसरे राष्ट्राध्यक्ष की तरफ आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह वो राष्ट्र है यूक्रेन, जो कीमत भोग रहा है जी, या जो कुछ हुए हैं, उसमें अमेरिका की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। क्योंकि 1994 में जो बुडापेस्ट समझौता हुआ था, जिसमें यूक्रेन परमाणु प्रतिष्ठान हुआ करते थे, वो सब रशिया चले गए। और अमेरिका तो 1994 में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी थी। यदि आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो शायद यूक्रेन का यह हश्र करने से रूस को डर लगता। तो आपने उस देश का भरपूर उपयोग किया। उस देश का उपयोग करने के बाद फिर आप एक राजनीतिक पार्टी जो है डेमोक्रेट्स, वो आप यूक्रेन के साथ खड़े होते। जब रिपब्लिकन्स आते हैं तो यूक्रेन से हाथ खींच लेते, मतलब आपकी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, आपके अंदर राष्ट्रीय
स्तर पर भी आपकी राजनीतिक पार्टियां चल रही है, वो भी अमेरिका है। तो अब इसके बाद अगर आगे करते हैं तो आप जब जज करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, आपकी जो दबाव में जेलेंस्की जब झुकने से इनकार करते हैं, तो आप अपनी नाराजगी दिखाने के लिए उसको देने वाली देते हैं। जी। अब क्या जेलेंस्की ने गलत किया था और ट्रंप ने सही किया? ट्रंप का इरादा तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था, यही कुछ वो करते हैं। कोई वैज्ञानिक दबाव जेलेंस्की के साथ नहीं बनाया। जब शायद जॉर्डन तो भारत के प्रधानमंत्री को या स्टार्कर हो, जिनको जो कि लेटर बता रहे थे आपको, मतलब एक दुनिया का सबसे उदार तंत्र का जो है उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो वो मिस्टर ट्रंप तो ये सब कुछ कर ही रहे थे, लेकिन जेलेंस्की ने जिस प्रकार से साथ दिखाया होने का, वो और ट्रंप की मदद होगी। मुझे लगता है प्रोफेसर ब्रह्मदीप, मैं आपको रोकती हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि आपकी आवाज टूट टूट तक हम तक पहुंचे और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद जल्द लौटने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करेंगे कि प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने जिस तकनीकी समस्या से जुड़ रहे हैं, शायद वो ब्रेक के बाद लौटने पर वो उसका समाधान हो सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद और लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट, विदेशी मामलों के जानकार। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, ये एक बड़ा झटका यूक्रेन को, और मेरा अगला सवाल ये है कि जिस बात का दावा ट्रंप प्रशासन कर रहा है कि शांति की जो संभावनाएं हैं उसको बढ़ावा देने का इरादा है, क्या वाकई में यूक्रेन युद्ध अब इसके बाद जो है खत्म होता या फिर समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है इस बड़े झटके के बाद? दो बातें। ट्रंप को लगता है कि वो यूक्रेन को रोककर शांति की संभावनाएं खोज रहे हैं और वो यूक्रेन को रोककर शांति स्थापित कर देंगे जी। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतिहास रहा है कि शांति की संभावनाओं को ढूंढा गया है कि जबकि रूस को रोक दिया जाए। तो ट्रंप अपने पूर्व जो राष्ट्रपति है उनकी नीतियों से उलट यह प्रयास कर रहे हैं कि पुतिन को मजबूत करके शांति स्थापित कर। हो सकता है कि यूक्रेन में जब हथियार नहीं देगा अमेरिका, यूरोप के पास इतने हथियार नहीं है कि यूक्रेन लंबे समय तक युद्ध लड़ सकते जी। लेकिन सच्चाई यह भी है, पुतिन ने दावा किया था कि दिन में इस युद्ध को खत्म कर दें। 3 दिन के अब 3 साल हो गए, युद्ध लगातार चल रहा है, तो पुतिन कुछ नहीं पाए। दूसरी बात यह है, यदि ट्रंप यूक्रेन को हथियार नहीं देके ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे, यूरोप से आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि वो डरता है सामने रूस का प्रभाव यूरोप में बढ़ेगा तो वहां पर लोकतंत्र खत्म हो सकता है, वहां पर मानवाधिकारों की रक्षा खत्म हो जाएगी। मतलब यूरोप में रूस का प्रभाव का बढ़ना, पुतिन का बढ़ना जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर, यूरोप की पूंजीवादी व्यवस्था के ध्वस्त होती तो अमेरिका तो ध्वस्त हो जाएगा जी। तात्कालिक तौर पर ट्रंप जो है वो सही करते हैं, वो जेलेंस्की पर दबाव भी बना लेंगे। ये भी हो सकता है कि यूरोप जो है नाटो को मदद देना नहीं बंद कर दे, यूरोप के साथ संबंध खराब नहीं हो जाए जी। इस आशंका से ग्रस्त वो जेलेंस्की को हटने के लिए भी हो सकता है कि यूक्रेन सत्ता हो जाए, क्योंकि ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि जेलेंस्की उनके मन में गहरी नफरत है जी। अब जेलेंस्की मन में गहरी नफरत क्यों नहीं होगी ये भी समझ में नहीं आता। इस देश की भूमि पर 20% पर कब्जा कर रखा हो, रूस ने इस देश के हजारों लोग मारे गए हो, हजारों सैनिक मारे गए हो, लाखों लोग उस देश से विस्थापित हो गए, उस देश का ढांचा को नष्ट कर दिया है। तो जेलेंस्की मन में गहरी नफरत है जो दिखाई देती थी जी। और ट्रंप दबाव बनाने में सफल तो हो जाएंगे, लेकिन आज की यह युद्ध यदि आज रुक गया तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आने वाले समय में पुतिन से किसी को खतरा नहीं होगा। इससे यूरोप की ज्यादा आशंका बढ़ेगी और ठीक वैसा ही होगा जैसे जापान ने चीन से आशंका कर अब अपनी फौज बनाना शुरू कर दी, अपने हथियार करना शुरू कर दिए। वो जापान कसम खाई थी हथियारों की दौड़ नहीं पड़ेगा, तो हथियारों की दौड़ यूरोप पड़ जाएगा। और यदि यूरोप जैसा छोटा सा महाद्वीप जो कि जहां पर बहुत पैसा है वो इकट्ठा करने लगे जिनकी सुरक्षा की गारंटी अभी तक अमेरिका देता था, तो ये हथियारों की जो है वो
तीसरे विश्व युद्ध जो है उसको उसके दावे को मजबूत करेगी, क्योंकि यूरोप यदि आशंकित होता है तो रूस को बर्बाद नहीं उसको ज्यादा तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी। तो देखना दिलचस्प है कि जो यूरोप के देश है, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये लोग ट्रंप को समझा पाते या नहीं समझा पाते हैं। यदि ट्रंप नहीं समझते हैं तो फिर ये दुनिया के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। बिल्कुल। मैं यहाँ पर जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति है ट्रंप प्रशासन में, उनका एक बयान यहाँ की यूक्रेन में जब तक अमेरिकन का स्टेक नहीं होगा तब तक यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी अमेरिका नहीं देगा। यूक्रेन में अमेरिकन एक्सेस चाहते हैं, अमेरिका की भलाई चाहते हैं, यूक्रेन के जरिए जो वहाँ के जो खनिज पदार्थ मिनरल्स है उसका दोहन करना चाहता है अमेरिका खुद को संपन्न बनाने के लिए। दूसरी तरफ ये भी कोशिश दिख रही है सैन्य मदद रोककर कि पुतिन ने जिन इलाकों को कब्जा कर लिया है उस पर रूस का कब्जा बना रहे, तो क्या यूक्रेन को एक मिली भगत के जरिए उस पर कब्जा करने की कोशिश दिखती है ये ट्रंप प्रशासन की? और इसके साथ जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं जो मजबूत हो रही हैं, इसमें क्या ट्रंप का बतौर राष्ट्रपति वो इरादा जिसके जरिए वो गल्फ ऑफ मैक्सिको की बजाय गल्फ ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, कनाडा को 51वां स्टेट बनाने की बात करते हैं, जो ट्रंप की नीयत है अमेरिका का एक्सपेंशन की, उसको भी मजबूत करता है, उस इंटेंशन को भी मजबूत करता है, उसका भी प्रदर्शन करता है ये फैसला? जी नेहा जी, देखिए बिल्कुल कुछ चीजें तो बहुत क्लियर है नेहा जी। जो ये दूसरा टर्म है इनका मिस्टर ट्रंप का, उसमें बहुत उन्होंने अमेरिकी प्रथम का जो नारा दिया है, अमेरिकन फर्स्ट का, उसमें वो हितों की सुरक्षा करने की बात है। अब आप देखिए, राष्ट्रवाद कोई भी राष्ट्र अपना सकता है, दो चार धाराएं होती दुनिया में, एक राष्ट्रवाद और एक अंतरराष्ट्रीयवाद। राष्ट्रवाद कि आप अपने देश की परखा करें जो देश करता है, अंतरराष्ट्रीयवाद एक धारा है जिसमें वैश्विक समुदाय की चिंता की। अब दुनिया में वैश्विक समुदाय की चिंता अमेरिका इसलिए कारण करता है, वो महाशक्ति है। उसकी वैदेशिक नीति में भी ये रहा है कि आप दुनिया में लोकतंत्र का समर्थन करें, आप मानवाधिकार का समर्थन करें, आप लोग अमेरिकी लोगों के हितों का समर्थन करें, ये विदेश नीति रहेगी जी। इस विदेश नीति पर ये विदेश नीति जो है इवन एक सहायता की अमेरिका के देशों को सहायता करें और अपने हितों का समर्थन करें। इस नाते पश्चिम एशिया हो, दक्षिण एशिया हो, लैटिन अमेरिका हो, अमेरिका का पैसा दुनिया भर में चलता है और अमेरिका के हितों का समर्थन होता है जी। यह नीति साल पहले रूजवेल्ट की नीति थी। अब ट्रंप उस नीति को पलट देना चाहते हैं। अब ट्रंप क्या कर पक्षी संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो बहुपक्षीय संबंधों को खत्म कर देना चाहते हैं। बहुपक्षीय यानी संयुक्त राष्ट्र उनका भरोसा नहीं है, वो नाटो को मदद देना नहीं चाहते, आने वाले समय में वो क्वाड को भी खत्म करने की बात करेंगे। तो अमेरिका का जो बर्ताव है ये दुनिया में एक नई वैश्विक परिस्थितियों को जन्म दे रहा है। जी जी बात यह है जो चिंता एक बात और आपने पूछी थी, कृपया बताइएगा प्लीज, मैं भूल गया। मैं ट्रंप के उस इरादे के प्रति आपकी समीक्षा और आपकी टिप्पणी चाहती हूं जिसमें ट्रंप ने कनाडा को 51वां स्टेट बनाने की बात करते हैं, वो अमेरिकी जो है क्षेत्रफल बढ़ाने की बात करते हैं, अमेरिका के जो एकाधिकार है जिन राज्यों पर या फिर जिन प्रांतों पर उसको और बढ़ाने की बात करते हैं। तो उस इरादे को भी क्या जो इसमें प्रमुखता मिलती है या फिर उसका प्रदर्शन होता है? क्योंकि यूक्रेन को सैन्य मदद मिलना यानी कि यूरोप को एक बहुत बड़ा झटका अमेरिकी प्रशासन की तरफ से माना जा सकता है और यूरोप पर कहीं ना कहीं ट्रंप जो है लगातार जो है अपना प्रेशर मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप के इस इरादे को भी इसका पता चलता है कि वो वाकई गंभीर हैं अमेरिकी क्षेत्रफल को बढ़ाने के प्रति, जिसमें वो कनाडा पर भी कब्जा की बात कर रहे हैं, वो मैक्सिको पे भी कब्जा की बात कर रहे हैं? देखिए नेहा जी, अमेरिका गुलामी से पीड़ित है, लंबे समय तक वो गुलाम रहा ब्रिटेन का जी। और यही कारण कि अमेरिकी नीतियों में हमेशा रंग भेद का विरोध, ऐसी नीतियां रही है जो दुनिया में विविधता का सम्मान करती है जी। लेकिन ट्रंप नीतियां तो श्वेत राष्ट्रवाद की नीतियां हैं। वो अपने देश में न केवल श्वेत राष्ट्रवाद को अपने देश में थोपना चाहते हैं, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री को भी कहते हैं कि आप गौरव के साथ वहां पर अन्याय कर रहे हैं।
मतलब आप सोचिए कि आंतरिक नीति से लेकर बाह्य नीति तक वो बहुत संदेहास्पद है। जी। तो अब अमेरिका को यदि लगता है कि वो यूरोप को टारगेट करके, कनाडा को टारगेट करके, ब्रिटेन को टारगेट करके अपने हितों की पूर्ति करेगा, तो ये संभव इसलिए नहीं है जी। क्योंकि जो अमेरिकन विचारधारा है वो पूंजीवाद की विचारधारा है, और उस पूंजीवाद की विचारधारा के कारण अमेरिकन जो बाजार है, जो अमेरिका का बाजार पूरी दुनिया में फैला है, या अमेरिका के जो उद्योगपति है वो सिर्फ अमेरिका में नहीं चल सकते, यूरोप के राष्ट्र में फैले हुए हैं। तो आप यदि पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे तो फिर आप आपके सहयोगों का आपके हाथ काट लेंगे, और यदि आप आपके हाथ काट लेंगे तो क्या ट्रंप जो है वो साम्यवाद के साथ खड़े होंगे। तो ट्रंप की जो नीतियां है, अधिनियमवादी नीतियां, वो गलत रास्ते पर जा रही है। जी, और जैसा कि आपने कहा कि अल्पकालिक है ये नीतियां, जो है इसका प्रभाव, जो असर है ये अल्पकालिक होगा, और ये अल्पकालिक जो है आशंकाओं को भी मजबूत करता है। मैं अब अगले सवाल पर आना चाहती हूँ कि क्या यूक्रेन अब क्या करेगा इस परिस्थिति में। यूरोप में जो रूस की संपत्तियां फ्रीज हैं सैंक्शंस के तहत, तो क्या उस संपत्ति के जरिए, जैसे कि कनाडा की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि रूस की जो संपत्तियां फ्रीज हैं वो यूक्रेन को बतौर मदद दे देगा, या फिर ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, क्या यूरोपीय देश रूस की फ्रीज संपत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या अमेरिका ऐसा होने देगा यूक्रेन की मदद के लिए? नहीं, देखिए नेहा जी, अभी तो अमेरिका जो है, अमेरिका की डॉलर कूटनीति जो है वो बहुत मजबूत है, और उसी के बूते ट्रंप जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं जी। ऐसे में समय तो अमेरिका से तुरंत जो है वो नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि यदि ट्रंप नहीं चाहेंगे तो सैंक्शन जो है वो काम करेंगे नहीं, प्रतिबंध जो है वो उससे रूस बच जाएगा, और रूस अब बचा हुआ भी है। दूसरी बात यह भी है कि ट्रंप यदि पुतिन के साथ समर्थन के लिए खड़े हैं तो क्या ट्रंप उत्तर कोरिया का समर्थन करेंगे? तो क्या तो ट्रंप समर्थन नजर आएंगे? तो ये ऐसी चीज है जिसके कारण यूरोप आशंकित होगा, और अब ये ट्रंप बिना सहमति के यूरोप पे प्रतिबंध लगा नहीं पाएगा। अब इसमें आपका मुद्दा दिलचस्प सवाल ये कि जेलेंस्की करेंगे क्या? देखिए, जेलेंस्की जो है वो चुनाव हो जाने थे, आम चुनाव, लेकिन एक साल पर हो गया। मतलब जो जेलेंस्की है वो अपनी है, लेकिन अब साबित करने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से साबित करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। उनको अपने देश में अभी आम चुनाव करवाना चाहिए। यदि वो आम चुनाव करवाते हैं, जीत कर वापस आते हैं, तो इससे न केवल यूक्रेनियंस का आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन ट्रंप जैसे लोग या पुतिन जैसे लोग जो उंगली उठाते हैं उसको जवाब दे पाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि यूरोप जो है, यूरोप क्या चाहेगा? या तो जेलेंस्की को विरोधियों से मिलकर, सबसे मिलकर एक ऐसी सरकार बनाए जो मध्यावधि सरकार हो, ये भी हो सकता है। अगली बात यह है कि यूरोप ये भी हो सकता है कि ट्रंप के गहरे दबाव में जेलेंस्की को यूरोप इस बात के लिए तैयार करे, वो उनके किसी विश्वस्त को देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए जो कि रूस से बात कर सके। तो जेलेंस्की कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा इस समय। जेलेंस्की गहरे दबाव में होंगे, और जेलेंस्की अब वैसे जेलेंस्की नहीं हो सकते जैसे वो 3 साल पहले थे। जेलेंस्की को बाइडेन का समर्थन प्राप्त था, और बाइडेन का समर्थन प्राप्त था, इसका मतलब है कि बाइडेन जो है वो लोकतंत्र पे ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन अब जेलेंस्की उस नेता का सामना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं ट्रंप, जो ट्रंप सबसे बड़े तानाशाह पुतिन की आलोचना ही नहीं करते, लेकिन वो जेलेंस्की को तानाशाह बताते हैं। जी, बिल्कुल। तो यह सब चुनौतीपूर्ण है। अब देखना ये जेलेंस्की जो है वो आम चुनाव की घोषणा कब करते हैं और कब लोग। तो ये एक रास्ता जेलेंस्की के सामने है कि वो अपने नागरिकों में जो है एक आत्मविश्वास का संचार कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं, और उसके बाद वो अपने देश को युद्ध की परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं इसी के साथ, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध कि लगातार जुड़े रहिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी परिस्थिति में भारत क्या अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो ये दावा करते रहते हैं कि वो इकलौते दुनिया के ऐसे देश हैं। भारत एक ऐसा देश है जो यूक्रेन से भी बात करता है, जो कि रूस से भी बात करता है, और अमेरिका का भी मित्र है। तो क्या भारत की यहाँ पर भूमिका आवश्यक लगती है, और क्या अमेरिका इसे होने देगा, या फिर भारत की ये इच्छा भी दिखती है कहीं पर? एक छोटे सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
फिर से स्वागत है। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यूक्रेन युद्ध अब रुक जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका ने सैन्य मदद तत्काल प्रभाव से रोक दी है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिकी मदद एक बड़ी भूमिका निभाती आई है। रूस से लोहा लेने में यूक्रेन जो है लगातार डटा हुआ है। हालांकि बहुत सारे इलाकों पर, कुछ बहुत ही अहम इलाकों पर रूस ने कब्जा कर रखा। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अल्लूनी लगातार जुड़े हुए हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अल्लूनी, भारत की भूमिका क्या, भारत को ये मौका जो है, ये एक बड़ा अवसर है भारत के पास, भारत एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है? नहीं, देखिए, अच्छा सवाल है मीना जी आप। अब भारत तो गुटनिरपेक्ष है नहीं जी। भारत तो सबके साथ। जब आप सबके साथ होते हो तो आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जो है आपका संदेहास्पद हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तटस्थ दिखना होता है। और तटस्थ आप तब होते हो जब चीजों के प्रति आप पारदर्शिता से काम करते हैं। तो भारत के ट्रंप तो देखिए, ट्रंप जो है वो भारत की नहीं के जब उन्होंने नागरिकों को बेड़ियों से जकड़ के भारत भेज दिया, तब तो उन्होंने भारत की परवाह नहीं की। तो यूक्रेन युद्ध को लेकर वो क्यों सुनेंगे? इसी बात लेकर पुतिन तो यूक्रेन पर हमला कर रहे तब भी भारत जो उनका मददगार बना हुआ है। और भारत ने पुतिन से दूरियां नहीं बनाई। हालांकि अच्छा भी हुआ, क्योंकि यदि भारत क्या बना लेता और अमेरिका से नजदीक आता, आज हम पुतिन की नजरों में बुरे हो जाते। तो भारत के लिए कोई ज्यादा अवसर है नहीं, और भारत मुझे लगता नहीं दिशा में कोई प्रयास कर भी रहा है। तो हाँ, इस दिशा में अच्छे प्रयास कतर के हो सकते हैं, सऊदी अरब के हो सकते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के नहीं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अल्लूनी, मेरा सवाल है कि क्या करना चाहिए भारत को? इस तरह की कोई पहल करनी चाहिए या फिर संकेत देने चाहिए, इरादे का प्रदर्शन कम से कम करना चाहिए कि वो चाहता है कि वो रूस और यूक्रेन दोनों बातचीत की टेबल पर आए, जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इकलौते ट्रंप ही हैं जो यूक्रेन को स्थायी जो समाधान दे सकते हैं, यूक्रेन युद्ध का, यूक्रेन की चुनौतियों का स्थायी समाधान दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ट्रंप सही कह रहे हैं। देखिए, भारत को नया, जब मुझे नहीं लगता कि भारत की लोकतंत्र को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ट्रंप का लोकतंत्र में विश्वास है। जिन्होंने लोकतांत्रिक मंदिरों पर हमला, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर अमेरिका में हमला किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते से ट्रंप ने सबसे पहले उनको छोड़ा। उन लोगों को माफ करते जा रहे हैं। तो पुतिन को तो लोकतंत्र पर भरोसा है नहीं, और जेलेंस्की के देश में भी चुनाव कब होंगे पता नहीं है। तो भारत पर इसी का बहाना तो दोनों देश कर रहे हैं, चाहे वो ट्रंप हो। ट्रंप पुतिन की भाषा कर रहे हैं कि क्या वो वाकई जेन्युइन होगा, जिन डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर होंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स पर, जिस शर्तों पर बातचीत होगी, क्या उस लायक जेलेंस्की है कि नहीं। बहाना कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, जो तरीके हैं, उस पर ही वो बहाने बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की पर सवाल ही ये उठाया जा रहा है कि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है बतौर राष्ट्रपति, और इसी सवाल को ट्रंप दोहरा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है, अभी भी दोनों ताना, कथित रूप से मैं सीधे सीधे दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों को तानाशाह नहीं कहूंगी, लेकिन एक बहाना तो ये दोनों ही नेता कर रहे हैं। देखिए नेहा जी, ट्रंप कुछ कहे, पुतिन कुछ कहे, लेकिन ये तो सच है कि लोकतंत्र जो है वो यूक्रेन में है। और और वो एक बड़ा हथियार है, चाहे कोई दुनिया का कोई भी कितना भी जो है शक्ति हो, तानाशाह हो, उसके लिए एक बड़ा जो है, उसके सामने ये चुनौती है, मजबूरी है। जी देखिए, जेलेंस्की की लोकप्रियता कम नहीं हुई, ज्यादा बढ़ी जी। और वो कम से विपक्षियों को वैसे नहीं कुचलते जैसे पुतिन ने कुचला। तो पुतिन कुछ कह दे, ट्रंप कुछ कह दे, लेकिन जेलेंस्की जो है वो स्वीकार्य नेता है, ये पूरी दुनिया मानती है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो आगे चल के गले क्यों कहते कि परसों तक आपके साथ खड़े हैं। मतलब यूरोप का लोकतंत्र पर विश्वास है और यूरोप का जेलेंस्की पर विश्वास है। लेकिन मैं कहूंगा इस पूछे मसले पर कि मुद्दा ये नहीं है कि पुतिन और ट्रंप भरोसा करे या नहीं करे, मुद्दा ये है कि जेलेंस्की इन दोनों पर भरोसा करे या नहीं करे। क्योंकि यूक्रेन कई बार कोशिशें की है, लेकिन उन कोशिशों को या विश्वास को तोड़ता, उस विश्वास को, क्योंकि पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा करने वाली बात को या यूक्रेन पर हमला करने की बात हो, तो हमेशा जो विश्वास तोड़ा है वो तो उन्होंने तोड़ा है। जी। इससे ये जो ट्रीटी हुई है, सबसे अच्छी बात यह है जी पर सिर्फ ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कोई भी समझौता हो जाता है, चाहे वो आर्थिक समझौता क्यों नहीं हो। यदि ये नहीं हुआ है तो अच्छा बार यूक्रेन के हित में हुआ है।
क्योंकि इसमें किसी मध्यस्थ देश का होना बहुत जरूरी है। वो चाहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो, वो चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हो, वो जर्मनी के चांसलर हो, को जर्मनी के चांसलर को भी हो, लेकिन मध्यस्थता किसकी जरूरत है? क्योंकि यूरोप के देश यदि बैठकर इस ट्रीटी को करवाते हैं तो कम से कम ट्रंप पर दबाव बना पाएंगे कि यूक्रेन ने आपकी सुनी जी। तो यूरोप बहुत बड़ी भूमिका है और जेलेंस्की जो है वो अभी मजबूत रहता है नेहा जी। जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, आपने कहा कि मध्यस्थता बहुत जरूरी है। मध्यस्थता की जब बात आती है तो सारा दारोमदार अभी देखा जाए तो यूरोप ने उठा रखा है, और क्योंकि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिस तरीके की बात जेलेंस्की करते हैं, क्या वाकई इस युद्ध का अकेला जिम्मेदार जो है वो रूस है और रूस भरोसे लायक नहीं है, तो फिर सुरक्षा की गारंटी यूक्रेन को कौन दे सकता है? बिल्कुल नेहा जी, देखिए इस युद्ध का जिम्मेदार सिर्फ रूस नहीं है जी। इस युद्ध का जिम्मेदार जो है वो विचारधारा है जो अपने आप को दुनिया में प्रथम थी। मतलब पूंजीवादी देशों ने हम अब तय कर लिया है कि वे प्रथम है। पहले विचारधारा है कि वो दूसरी और तीसरी विचारधारा को टारगेट कर जी। पुतिन को हिस्सा है कि जब यह कहा था सोवियत संघ के गठन के बाद, या कि आप समझ लीजिए 2000 में दौर में बिल क्लिंटन थे, उस दौर में इस बात पर बिल क्लिंटन का क्या आप कुछ, तो यदि रूस की ओर जाने का प्रयास नाटो नहीं करता तो शायद इसकी आती नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी भी देश को अपनी रक्षा की जो से आप जी आप दोहरा सकते हैं? आपकी आवाज बार बार टूट टूट कर पहुंच रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आपने जो अभी कहा हमारे दर्शकों तक स्पष्ट जानकारी पहुंच सके। रूस अकेला जिम्मेदार नहीं, रूस को बार बार उकसाया गया, ये मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन बात आती है कि जब आप रूस जैसे देश पर भरोसा नहीं कर सकते, कमोबेश वही परिस्थिति है जो भारत और चीन की जो है सीमा को लेकर लगातार बनी रही। चीन पर भी कोई देश जो है भरोसा नहीं करते हैं, भारत भी नहीं कर सकता। ऐसे में भारत और चीन हमेशा इस मसले को जो है बायलैटरल मानते रहे हैं, अमेरिका के लाख चाहने के बाद, इरादे का प्रदर्शन करने के बाद भी। क्या यूक्रेन इसी पॉलिसी पर आगे बढ़कर अपनी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित कर सकता है? यही एक तरीका है, या फिर पुतिन के इरादे से ज्यादा खतरनाक है और जेलेंस्की को अब लगता है कि इसमें किसी न किसी गुट का बने रहना यूक्रेन के साथ बहुत जरूरी है? जो यूक्रेन को इस बात को समझना था कि वो रूस का सामना कर नहीं पा रहा और उसके पास इतने हथियार भी नहीं है, तो रूस उसका तरीका यूक्रेन उसका तरीका ये ढूंढ सकता था कि वो क्षेत्रीय गठबंधनों में शामिल होकर रूस का सामना करता। उसे नाटो में शामिल होने या नाटो में शामिल होने की देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इससे कि रूस नाराज हो जाए। दूसरी बात है कि वो रूस से समझौता करके आगे बढ़ सकता था, जैसा बेलारूस ने किया है, लेकिन यूक्रेन जो है वो युद्ध में शामिल होने के नशे में वो सारी गलतियां करता था जिससे कि उसको गुस्सा आ सकता था। तो यूक्रेन ने गलतियां तो हुई है, यूक्रेन में जो जनमत संग्रह हुए हैं और उसका विरोध भी देखा गया है, वो भी गलत था। और अगली बात यह भी नहीं आई कि आज बांग्लादेश जो है वहां पर पाकिस्तान की सेना आती है तो कहीं ना कहीं हमको दर्द होता है, क्या भयभीत होते हैं। तो यदि पाकिस्तान की सेना जो है चिकन कॉरिडोर तक आ जाती है, चिकन नेक तक आती है, कॉरिडोर तक आती है, जिससे हम परेशानी महसूस करते हैं। तो यूक्रेन तो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी सीमा लगी हुई है रूस की, और वहां पर भी नाटो आ जाएगा तो रूस का परेशान है राजनीति है। कुल मिलाकर यूक्रेन की न केवल कूटनीतिक गलतियां रही है, लेकिन वो जल्दबाजी भी रही है। उसने नाटो पर भरोसा किया, उसने अमेरिका पर भरोसा किया, उसने भरोसा किया, और यही जो गलती है अब उसके लिए बड़ी जानलेवा साबित हो रही है। अभी भी जेलेंस्की को द्विपक्षीय गठबंधनों को या छोटे छोटे देशों को ये गठबंधन के जरिए रूस का सामना करने की कोशिश करना चाहिए। यदि वो नाटो पर शामिल होने की जिद बनाए रखते हैं तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। जब जो अमेरिका का रुख है उसके बाद तो
कोई भविष्य पर नजर क्या नहीं यूरोप आता। इसके लिए मानेंगे, यूरोपीय देश इसके लिए मानेंगे कि अगर यूक्रेन इस जिद को छोड़ देते हैं कि नाटो की सदस्यता उनको नहीं चाहिए और रूस इससे मान जाए, तो क्या यूरोप को ये गवारा गुजरेगा? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, और ब्रेक के बाद जब लौटते हैं तो इस सवाल का उत्तर समझने की कोशिश करते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप प्रशासन का दावा कि इसके जरिए वो शांति की संभावनाएं जो हैं वो तलाश रहे हैं और कहीं ना कहीं रूस को बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं। हालांकि बातचीत शुरू हो चुकी है, अमेरिका और रूस के बीच सीधी बातचीत रियाद में हो चुकी है, यूएई सऊदी अरब के मध्यस्थता के साथ। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज की स्ट्रेट टॉक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप ने सैन्य मदद यूक्रेन को रोक दी है, तो क्या इससे अब ये युद्ध रुक जाएगा, शांति जो है स्थापित हो पाएगी, और रूस ने जिन इलाकों को, यूक्रेन के इलाकों को कब्जा किया है, क्या वो लौटाएगा या फिर उसके कब्जे में ही रहेगा? और ट्रंप जिस बात का दावा करते हैं कि ये डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट से जिनके कार्यकाल में यूक्रेनी इलाकों पर पुतिन ने कब्जा किया, तो क्या ट्रंप को इसके लिए याद रखा जाएगा कि ट्रंप के प्रशासन में भी पुतिन ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया? हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने लगातार बने हुए। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, अब तक की बात से ये तो स्पष्ट है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं एक बड़े मझधार में फंसा हुआ है। नाटो की अगर वो जिद छोड़ता है तो यूरोप नाराज हो सकता है, और जैसा कि आपने कहा कि आसपास के जो देश है उससे संबंध बेहतर करके यूक्रेन अपने आप को मजबूत कर सकता है, वो राष्ट्रपति चुनाव करवा के अपने आप को मजबूत कर सकता है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या वाकई जब मदद रुक गई है तो रूस जो है बातचीत करना चाहेगा? नहीं, यदि अमेरिकन मदद रुक गई तो यूक्रेन के पास कुछ ज्यादा संभावना है नहीं आज, जी क्योंकि रूस के जो हथियार है, गोला बारूद है, जो अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, उससे यूरोप यूं ही भयभीत है। और अमेरिका के भुगते अभी तक अमेरिका है, नाटो है, इस कारण से जो पुतिन है उन्होंने यूक्रेन की सीमाओं को क्रॉस नहीं किया, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया था जो यूरोप के तौर पर देखा गया था। जी तो अमेरिका की मदद के बिना जो यूरोप यदि ऐसी हिमाकत करता है कि वो यूक्रेन को ऐसे हथियार दे दें, तो फिर यूरोप के किसी भी देश पर रूस हमला कर सकता है, पुतिन हमला कर सकता है, कर सकते हैं। तो रूस से यूरोप डरता है और यूरोप ऐसे जिद नहीं करता पुतिन को नाटो में लेने की, और नहीं कोई नाराज हो। ठीक है। यूरोप उसका यह प्रयास होगा कि वो ट्रंप को तैयार करे और किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचे, ऐसी ट्रीटी करवाए जिससे कि जेलेंस्की के साथ जेलेंस्की को वादा किया जा सके, जेलेंस्की से, कि रूस जो है वो अब यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। क्योंकि यदि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो है उसकी जो आशंका है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जेलेंस्की पर डिपेंड करता है कि जेलेंस्की किसी तरीके को पसंद करेंगे जिसमें यह हो कि जो रूस ने जमीन जीत ली है वो उसके पास रहे जी, और से सेनाएं वापस हो जाए, या कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें कि वो जो जमीन है उसको बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, या होगी कि उस बफर जोन में यूरोप के सैनिक हो, यूरोपियन संघ के सैनिक हो या नाटो के सैनिक हो, क्योंकि पुतिन बर्दाश्त नहीं करेंगे और यूरोप के सैनिक आएंगे, कोई भारतीय सैनिक तो वहां पर होंगे नहीं, बांग्लादेश के सैनिक तो होंगे नहीं, तो यूरोप के सैनिक आए, यूरोप के सैनिक क्या जो पुतिन है वो बर्दाश्त कर लेंगे। तो कोई मामूली काम नहीं है या इतना आसान नहीं है इस युद्ध को रुक जाना, और अमेरिका इस युद्ध को रुकवा भी देता है। मान लीजिए युद्ध से हाथ खींच भी लेते हैं तो जो यूक्रेन का जो इतिहास रहा, यूक्रेनियों को बहुत बढ़ावा पे जाती रही, उसका अधिकांश यहूदी है और लोगों को मरते हुए देखा है। तो फिर यूक्रेन अराजकता की स्थिति आ सकती है, क्योंकि रूसी भाषा बोलने वाले और जो यूक्रेनी है वो एक दूसरे के सामने होंगे। तो ऐसे में कुछ इलाकों में जहां पर अभी भी जो रूस के कब्जे में जो इलाके वहां पर यूक्रेन और रूस के लोग अपने सामने होते रहे, तो ये दौर तो फिर यूक्रेन में शुरू हो जाएगा। तो पूरे यूक्रेन कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, वहां पर गृह युद्ध का दौर शुरू हो सकता है, तो ये युद्ध हाथ में हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर आप जेलेंस्की को चुप करके युद्ध नहीं कर सकते, आप पुतिन को भी चुप करना पड़ेगा, और कम से कम ये सुनिश्चित करना पड़ेगा जो पुतिन ने आप क्रीमिया में
लेकिन उसके साथ-साथ जो अभी जो ये जमीन को जो है पुतिन को लौटाना ही होगा। और यदि इस समझौते पर दोनों देश नहीं पहुँचते हैं, तो मुझे नहीं लगता नेहा जी कि समझौता लंबे समय तक टिकेगा। ये समझौता बार-बार टूटेगा और दोनों देश एक-दूसरे के सामने होंगे, दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के सामने होंगे। जी, जी बिल्कुल ये जो परिस्थितियां हैं वो यूक्रेन के लिए चुनौतीपूर्ण तो हैं ही लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकी नागरिकों का कितना साथ डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है इस तरह के फैसले में, इसमें भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगातार बना हुआ है कि पारंपरिक जो दुश्मन है रूस है उसके तरफ डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव और जेलेंस्की को एक बड़ा झटका, एक तरीके से यूरोप को एक बड़ा झटका जो है ये अमेरिकी नागरिक इसे कैसे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूनी, आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए और कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन का ये बड़ा फैसला कि अमेरिकी सैन्य मदद यूक्रेन को तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए, क्या शांति शुरू हो जाएगी इसी के साथ क्योंकि यूक्रेन असहाय हो जाएगा, युद्ध नहीं कर पाएगा, और क्या ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा फायदा और रूस वाकई क्या इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में शांति के लिए तैयार हो जाएगा या फिर उसके लिए ये एक अवसर है यूक्रेन के अन्य इलाकों पर कब्जा करने के लिए, और इसे ट्रंप कैसे जो है इसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, देखने वाली बात होगी है, ये भविष्य के गर्भ में है। आपसे उम्मीद है फीडबैक की, कृपया हमें ईमेल भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।